Hello friends, my name is C.A. Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स 31 जुलाई 2022 तक होप आप अपनी सभी नॉन टैक्स ऑडिट असेसिस की ITR फाइल कर चुके होंगे और की भी क्यों नहीं होगी, गवर्नमेंट ने इस बार तो डेट ही नहीं बढ़ाई। मीन्स 31 जुलाई 2022 तक जिन भी असेसिस ने जो नॉन टैक्स ऑडिट असेसिस हैं उन्होंने अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है सो उस केस में अब उन्हें अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अलोंग विद लेट फीस। हाँ, वो लेट फीस लगती तभी है जिस केस के अंदर हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, अब अगली जो ड्यू डेट आ रही है इनकम टैक्स एक्ट में वो है 30 सितंबर 2022। जी हाँ, 30 सितंबर 2022 तक हमें अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करनी है। सो हमने सोचा 1 अगस्त 2022 यानी कि आज ही आपको हम ये बता के चलें कि किन केसेस के अंदर आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। आने वाले दिनों में हम टैक्स ऑडिट की कंप्लीट सीरीज को पोस्ट करेंगे जिन वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लोजेस टैक्स ऑडिट में फाइल करते वक्त आपने ध्यान रखने हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट की। आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 44AB इनकम टैक्स एक्ट में हमें यह बता के चलता है कि किन किन असेसिस की टैक्स ऑडिट होगी। जिन भी असेसिस की टैक्स ऑडिट होती है मींस की बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से की जाती है, उन्हें गवर्नमेंट के पास ईयरली बेसिस पे एक फॉर्म फाइल करना होता है। अगर उनकी किसी और लॉ में भी ऑडिट होती है तो उस केस में उन्हें फॉर्म 3CA एंड 3CD फाइल करना होता है। और उनकी ऑडिट अगर ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स एक्ट में ही हो रही है सो उस केस में उन्हें फॉर्म 3CB अलोंग विद फॉर्म 3CD फाइल करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे आपसे कि फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टैक्स ऑडिट जब एप्लीकेबल होती है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट भी बदल जाती है। इट मींस आपने जो अभी तक 31 जुलाई 2022 तक जितनी रिटर्न्स फाइल की हैं वो सब नॉन टैक्स ऑडिट असेसिस की रिटर्न थी। तो अभी हमें अभी पता होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट असेसिस के अंदर ड्यू डेट्स क्या होंगी। देखिए, जो मेन टैक्स ऑडिट्स इनकम टैक्स एक्ट में होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। नंबर 1 होती है टैक्स ऑडिट और नंबर 2 होती है ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट। इन दोनों ऑडिट के साथ में लगते ही ड्यू डेट्स अपने आप बढ़ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी असेसी की सेक्शन 44AB में टैक्स ऑडिट होनी है तो उस केस के अंदर उसकी ITR की और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट क्या होगी। सो अगर हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट की बात करते हैं तो ऐसे असेसिस के केस में जिसमें 44AB की टैक्स ऑडिट लगनी है उस केस में उनकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2022। मींस आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2022 तक देके चलनी है। और ऐसे केसेस में आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2022 तक। इट मींस आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले देंगे और 1 महीने के बाद गवर्नमेंट आपको बोलती है आप आपकी इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए। ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया इनकम टैक्स लॉ में? गवर्नमेंट ने इस समय इनकम टैक्स रिटर्न को कंप्लीट प्री फिलिंग करने पे जोर दिया हुआ है। सो आप अगर देखेंगे आपने जो 31 जुलाई 22 तक की भी रिटर्न्स फाइल की हैं सो गवर्नमेंट ने हमें मैक्सिमम रिटर्न्स में प्री फिलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड किया और सब डिटेल्स पहले ही प्री फिल्ड करके दे दी। आपको पता होगा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो जो क्लोजेस के अंदर मैं डिसअलाउंसेस रिपोर्ट करता हूं, अगर मैं वैसे ही क्लोजेस में अपनी ITR में डिसअलाउंसेस रिपोर्ट नहीं करता हूं सो उस केस में प्रोसेसिंग के टाइम पे मुझ पे डिफॉल्ट निकल के आ जाता है। सो आज के दिन में इनकम टैक्स रिटर्न की जब आपकी प्रोसेसिंग होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के केस में सो मैच किया जाता है कि किन किन क्लोजेस में ऑडिटर ने डिसअलाउंस दिखाई है, क्या उन्हीं क्लोजेस में आपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी अपना अमाउंट डिसअलाउ किया है या नहीं किया है। सो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में हो सकता है इसी साल से आपको ऑप्शन दे कि जब आप आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर चुके हों उसके बाद जब आप अपना प्री फिल्ड JSON डाउनलोड करें ITR फाइल करने के लिए तो जो जो क्लोजेस में ऑडिटर ने डिसअलाउंस दिखाई है हो सकता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न में वो सभी डिसअलाउंस
अलाउंसेस ऑटोमेटिकली पंच हुई मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की डेट को 1 महीने के बाद रखा है, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। सो मींस अगर आप पे 44AB की टैक्स ऑडिट लगती है, सो उस केस में आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की ड्यू डेट है दैट इज 30 सितंबर, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है 31 अक्टूबर। सपोज कीजिए आप पे टैक्स ऑडिट के साथ साथ ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट भी एप्लीकेबल होती है। अभी बात करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट एप्लीकेबल कब होती है। अगर आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट भी एप्लीकेबल होती है, सो गवर्नमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की टाइम लिमिट भी 1 महीना बढ़ा देती है, और आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की टाइम लिमिट को भी 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। इट मींस अगर आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट एप्लीकेबल है, सो उस केस में आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की भी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की भी दोनों की ड्यू डेट बनती है 31 अक्टूबर 2022। एंड जो इनकम टैक्स रिटर्न आपको टीपी ऑडिट असेसिस के केस में फाइल करनी होती है दैट इज 30 नवंबर 2022। इट मींस हमें सबसे पहले अब फोकस उन रिटर्न्स पे करना है जो रिटर्न्स के अंदर सिर्फ टैक्स ऑडिट है, क्योंकि हमें अपना एजेंडा 30 सितंबर तक ही अचीव करके चलना है, और ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हमें कुछ एक्सटेंशन दी जाएगी। सो हम सबसे पहले अपनी टैक्स ऑडिट्स को कंप्लीट करके चलेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट कब एप्लीकेबल होती है। देखिए, आप आउटसाइड इंडिया बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। वो ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जो आप रिलेटेड पार्टीज के साथ करते हैं। तो गवर्नमेंट को पता है कि आउटसाइड इंडिया गया हुआ पैसा कभी वापसी नहीं आता है। सो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग दी गई है, अगर आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, तो ऑडिटर को ये मैंडेटरी बेसिस पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है। हमें यहाँ पे 1 रुपए की भी लिमिट नहीं दी गई है कि इतने अमाउंट से अगर ऊपर की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी, सिर्फ उसी केसेस में ही हमें ऑडिट करवानी पड़ेंगी। आप कुछ प्रोफेशनल्स को ऐसा कहते हुए सुनेंगे कि क्योंकि क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ तक है, इसलिए हमें ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट फाइल नहीं करनी। ऐसा कहना गलत होगा। देखिए, जो 1 करोड़ की लिमिट आती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में, वो ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी बनाने की लिमिट है कि आपको टीपी स्टडी ओनली तभी बनानी है जब आपकी टोटल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ से ज्यादा की होंगी। लेकिन आपको 3CEB की ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पे करानी पड़ेगी, इवन इफ योर ट्रांजैक्शंस आर 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज और 20 लाख रुपीज। आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपको फॉर्म 3CEB लेना पड़ेगा अगर आपने कोई भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है। क्या ट्रांसफर प्राइसिंग सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के केस में लगती है या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में भी लग सकती है? देखिए, गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को, कुछ एंटिटीज को कुछ बेनिफिट्स देके चलती है। अब एक कंपनी को वो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी कंपनी को वो बेनिफिट मिल रही हैं। इससे हो क्या सकता है कि जिस कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, वो आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन ना करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर सकती है उस एंटिटी के पास जिसको कि प्रॉफिट में एग्जेम्पशन मिल रही है। सो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जितनी भी कंपनीज प्रॉफिट लिंक्ड डिडक्शन ले रही हैं सेक्शन 80IA की, या फिर जो सेक्शन 115BAB को अप्लाई करती हैं, मींस ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो 15% की टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करके चलती हैं, अगर ऐसी कंपनीज के साथ एग्रीगेट में 20 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती हैं, उस केस में डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होती है। और डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए भी मुझे 3CEB की रिपोर्ट देनी पड़ती है। आज से 5 साल पहले की अगर हम बात करें, सो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 48(2)B की होती हैं, वो भी इसके बीच में आती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उस क्लॉज को ओमिट कर दिया है और बोला है सिर्फ प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस जो एंटिटी लेती हैं, या SEZ की 10AA की डिडक्शंस जो एंटिटी लेती हैं, या फिर जिन कंपनीज ने 115BAB मींस की 15% की न्यू टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया है, अगर उन कंपनीज के साथ एग्रीगेट में आप 20 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे, सो उस केस में डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा। सो अगर आपके केस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाइज टीपी या डोमेस्टिक टीपी एप्लीकेबल होता है, या दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे केस में आपको अपनी 3CEB की रिपोर्ट भी देनी पड़ती है, और उस केस में आपकी टैक्स ऑडिट और टीपी ऑडिट की ड्यू डेट हो जाती है 31 अक्टूबर, एंड इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट हो जाती है 30 नवंबर 2022। सो ये थी बात ट्रांसफर प्राइसिंग की। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमारा पहला एजेंडा
ये है कि हमने 30 सितंबर 2022 की ड्यू डेट को अचीव करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किन असेसिस की टैक्स ऑडिट 44 AB में करने वाले हैं। सो ये चार्ट जो आप देख रहे होंगे हमारी प्रेजेंटेशन में, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किन असेसिस की टैक्स ऑडिट होगी और किन की नहीं होगी। जी हाँ, लास्ट तक इस वीडियो के साथ आप जुड़िए रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक हम आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किन केसेस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। सो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको आप कह सकते हैं पर्सन स्पेसिफिक हमने इसको डिवाइड किया है। नंबर 1 हमने यहाँ बोला है कि इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म के केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी और अदर्स के केस में कैसे होगी, जैसे कि कंपनीज, LLPs या एनी अदर पर्सन। इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के उनके केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कैसे लगाई जाएगी। हमने इन्हें 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है। देखिए, आप जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे इंडिविजुअल HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, ये वो पर्सन्स हैं जो 44 AD यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, और जो कंपनीज, LLPs और अदर असेसिस होते हैं उन्हें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यानी कि 44 AD और 44 ADA का बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे पहले हम समराइज्ड फॉर्म में समझ लेते हैं कि सेक्शन 44 AD हमें क्या बोलता है। सेक्शन 44 AD हमें बोलता है अगर कोई एलिजिबल असेसी जैसे कि इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म, वो अगर चाहें तो अपना प्रॉफिट 6% ऑफ टर्नओवर एंड 8% ऑफ टर्नओवर इनकम टैक्स के अंदर शो कर सकते हैं। मींस कोई भी इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, वो चाहें तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करें, वो ऑप्ट करें तो उस केस में उन्हें एक्सपेंसेस के कोई भी एविडेंसेस मेंटेन नहीं करने हैं। ऐसे केस में उन्हें सिर्फ एक नेट प्रॉफिट रेशियो के बेस पे अपनी इनकम को कंप्यूट कर लेना है, जो कि आपने कैश सेल की है, उस कैश सेल के ऊपर आपने 8% ऑफ सेल को अपनी इनकम दिखाना है, और जितनी भी सेल आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई है उस केस में गवर्नमेंट ने 2% की और रिबेट दी हुई है और बोला है कि आपको 6% ऑफ प्रॉफिट को अपनी इनकम दिखाना है। सो ऐसे केसेस के अंदर अगर कोई भी असेसिस चाहें, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन हो सकते हैं 2 करोड़ तक की लिमिट वाले, वो अपने प्रॉफिट को 6% या 8% ऑफ टर्नओवर शो कर सकते हैं। उस केस में उनसे खर्चों का कोई हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा, उनसे सिर्फ सेल्स की ऑडिट मांगी जा सकती है। मींस कभी भी डिपार्टमेंट उनकी सेल्स की स्क्रूटनी लगा सकता है कि आप सेल्स और स्टॉक हमें चेक करा दो कि आपने सेल्स कितनी की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनीज एंड LLPs की। सो कंपनीज एंड LLPs के केस में या फिर अदर असेसिस के केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कब होती है। सो इसको हमने सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क में डिवाइड किया कि क्या वो अदर असेसिस बिजनेस कर रहे हैं या वो अदर असेसिस प्रोफेशन कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेशन कर सकते हैं तो मींस क्या वो अदर असेसिस बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं। सो अगर वो अदर असेसिस बिजनेस कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उनकी टोटल ट्रांजैक्शन का कैश ट्रांजैक्शंस कितनी है। मींस उन्होंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, चाहे वो सेल्स की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो रिसिप्ट ऑफ कैपिटल की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो रिसिप्ट ऑफ फिक्स एसेट्स की ट्रांजैक्शन हो, या फिर किसी कैपिटल गेन के अगेंस्ट में पैसे आए हों, उन सब केसेस के अंदर हम टोटल ट्रांजैक्शंस में से ये देख लेंगे कि क्या कैश ट्रांजैक्शंस हमारी 5% तक हैं। अगर हमारी कैश ट्रांजैक्शंस 5% तक हैं, सो गवर्नमेंट हमें हायर टर्नओवर लिमिट का बेनिफिट देती है विच इज 10 करोड़ रुपीज। इट मींस ऐसे अदर असेसिस मींस अदर देन इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म जो कि बिजनेस करते हैं और उनकी टोटल रिसीट की कैश रिसीट 5% से कम है एंड टोटल पेमेंट्स की कैश पेमेंट 5% से कम है, सो उन्हें टैक्स ऑडिट सिर्फ तभी करानी पड़ेगी जब उनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। बिजनेसेस जिनकी टोटल ट्रांजैक्शन जो रिसीट्स की हैं उसका 5% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश के अंदर हैं और टोटल पेमेंट्स की 5% से ज़्यादा पेमेंट्स कैश के अंदर हैं, ऐसे असेसिस को 1 करोड़ की लिमिट दी गई है टैक्स ऑडिट के लिए। मींस आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 5% तक की कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो 10 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए, और 5% से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन है तो 1 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है टैक्स ऑडिट के लिए। ये है बात बिजनेस की। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, सो प्रोफेशन में सिर्फ इतनी बात बोली गई है
अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के लिए कि अगर उन असेसेस की ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपीस से ज़्यादा हैं सो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। इट मीन्स अगर 50 लाख के कम की रिसीट्स हैं कोई टैक्स ऑडिट नहीं होगी। बिजनेस के अंदर अगर 1 करोड़ से कम की रिसीट्स हैं अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म की, उस केस में कोई भी टैक्स ऑडिट नहीं होगी। सो होप आपको यहां से ये समझ आ गया होगा कि कंपनीज, एलएलपीज और अदर असेसेस के केस में टैक्स ऑडिट कब कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। तो आपको 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 लाख 3 लिमिट्स को ध्यान रखना है, जो कि 50 लाख की लिमिट प्रोफेशनल के केस में लगती है, 1 करोड़ की लिमिट ऐसे बिजनेस के केस में लगती है जहां ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, और 10 करोड़ की लिमिट ऐसे केस में लगती है जहां पे कम कैश ट्रांजैक्शन लेस देन 5% होती हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स की। हमने पहले आपको बताया कि हमने इसको अलग इसलिए किया है क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म्स सेक्शन 44 एडी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो बिजनेसेस के लिए दी जाती है, और सेक्शन 44 एडी ए जो कि प्रोफेशंस को दिया गया है कि आप चाहें तो 50% का प्रॉफिट रेशियो शो कर सकते हैं। मींस बिजनेसेस के लिए बोला गया 6% एंड 8%, प्रोफेशंस के लिए बोला गया 50%। मींस अगर आपकी 10 लाख रुपए की टर्नओवर है आप 5 लाख रुपए की इनकम दिखाइए, अगर आपकी 50 लाख की टर्नओवर है तो आप 25 लाख की इनकम दिखा दीजिए, हम आपसे बाकी 25 लाख के एक्सपेंस के प्रूफ नहीं मांगेंगे। सो इस केस में हम देखते हैं, सो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन के केस में। यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो एज अ पार्टनरशिप फर्म रन होती हैं वो सब कवर हो जाती हैं। सो इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म जो कि प्रोफेशन करती हैं, अगर उस प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा की है तो टैक्स ऑडिट पक्का पक्का एप्लीकेबल है। मींस दोनों केसेस में, चाहे हम कंपनीज एलएलपी की बात करें या इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें, एक बात तो क्लियर है कि प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर की अगर ग्रॉस रिसीट्स होती हैं सो टैक्स ऑडिट 100% एप्लीकेबल होगी। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म्स के केस में एक कैच पॉइंट और भी है कि अगर उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम भी क्यों नहीं है, उस केस में भी उनकी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होगी अगर वो अपना प्रॉफिट 50% से कम शो करते हैं और उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। आपको ये पॉइंट सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इन पॉइंट्स को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मैप करेंगे तो आपको ये सब पॉइंट्स बहुत इजी लगेंगे। मींस कोई इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अगर उसकी 50 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स है, इन दैट केस टैक्स ऑडिट विल बी मैंडेटरी। और अगर उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से कम है तो उन केसेस में अगर वो प्रॉफिट रेशियो अपना 50% से कम शो करते हैं और उनकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की इनकम है, उस केस में उन पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होगा। बिजनेस के केस में हमने बात की, बिजनेस के केस में सेक्शन लगता है 44 एडी और प्रोफेशन के केस में सेक्शन लगता है 44 एडीए। सो बिजनेस के केस में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या हम एलिजिबल हैं सेक्शन 44 एडी के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाने के लिए। मींस सेक्शन 44 एडी एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का सेक्शन है, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम एलिजिबल भी हैं इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए। सो हम कब कब एलिजिबल नहीं होते ये देख लेते हैं। सेक्शन 44 एडी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नंबर 1 में तब नहीं ले सकता जब मेरी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा होती है। मींस अगर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता। मींस तभी बेनिफिट मिल सकता है अगर मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं और मेरी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, या फिर मैं तब इस 44 एडी की स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकता अगर मेरा रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर एक लॉक इन ईयर है। सेक्शन 44 एडी के अंदर लॉक इन ईयर बताया गया है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में बताया गया है, लेकिन हम बहुत आसान बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। सो अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप 44 एडी नहीं ले सकते। अगर आपका रेलिवेंट ईयर लॉक इन ईयर है तो भी आप 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते। सो हम पहले देखते हैं लॉक इन ईयर होता क्या है। सो लॉक इन ईयर को अगर हम देखें तो सपोज कीजिए कि आपने पिछले किसी साल में, जिसको हमने ईयर 1 से डिनोट किया है, आपने ईयर 1 में 44 एडी का बेनिफिट लिया। मींस आपने किसी एक साल में 44 एडी का बेनिफिट लिया। सो गवर्नमेंट आपको यह बोलती है कि वंस यू हैव ऑप्टेड फॉर 44 एडी,
तो आपको 5 साल तक इस सेक्शन के अंदर रहना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय, अगर आपने किसी एक साल में अपना प्रॉफिट 6% या 8% शो कर दिया तो गवर्नमेंट बोलती है अगले 5 साल तक आप इससे कम प्रॉफिट शो नहीं करेंगे। अगर आप इससे कम प्रॉफिट शो करेंगे तो हम आपको लॉक इन ईयर के अंदर डाल देंगे। मींस अगर मैंने ईयर 1 में 44 एडी क्लेम किया था, सो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है ईयर 2, 3, 4, 5, 6 इन 5 ईयर्स के अंदर मुझे मैंडेटरी होगा कि मुझे 44 एडी के ऑप्शन को 100% एक्सेप्ट करना है, चूज करना है। सपोज इन Y3, मान लीजिए मैं ईयर 3 के अंदर, ईयर 1 में मैंने 44 एडी लिया, ईयर 2 में मैंने 44 एडी लिया, लेकिन ईयर 3 के अंदर मैंने 44 एडी को ऑप्ट नहीं किया। मींस अपने प्रॉफिट्स को 6% या 8% से कम पे शो कर दिया। सो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला एक बार अगर आपने इस कंडीशन को 5 साल की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, सो जिस साल में आपने इस कंडीशन को तोड़ा है उस साल में प्लस उससे अगले 5 साल में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी बेसिस पे बनाने पड़ेंगे और आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। इट मींस ईयर 3 में अगर आपने इस कंडीशन को ब्रेक किया तो 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 ईयर्स के अंदर भी आप 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और आपको 44 डबल ए में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सो दोबारा देखते हैं एग्जांपल को। ईयर 1 में आपने 44 एडी का बेनिफिट क्लेम किया, ईयर 2 to 6 में मैंडेटरी है आपके लिए 44 एडी को ऑप्ट करना। सपोज इन Y3 आपने 44 एडी को ऑप्ट नहीं किया, आपने अपने प्रॉफिट्स को लोअर प्रॉफिट्स दिखाया। देन Y3 to Y8 में मींस ईयर 3 से ईयर 8 5 + 1 6 ईयर्स हो गए। इन 6 ईयर्स में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगी मैंडेटरी बेसिस पे और आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सो अब हम दोबारा से अपने पॉइंट पे आए। सो क्या हम एलिजिबल हैं 44 एडी के लिए या नहीं, ये हमें कैसे देखना पड़ेगा। हम एलिजिबल तभी होंगे जब हमारी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक होगी, या फिर हम एलिजिबल तभी होंगे जब हमारा रेलिवेंट ईयर Y3 से Y8 वाला यानी कि लॉक इन ईयर वाला कोई भी ईयर नहीं होगा। सो आप इस कंप्लीट चार्ट से ये चीज समझ सकते हैं कि हम पे टैक्स ऑडिट कब लगेगी और कब नहीं लगेगी। अब ये केस जो हमने देखा था कि आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, ऐसे केस में आप 44 एडी का बेनिफिट नहीं लग सकते। कोई भी इंडिविजुअल एचएफ या पार्टनरशिप फर्म जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है वो 44 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकता, तो उसको नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर आना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रोविजंस हमें क्या बोलते हैं, 10 करोड़ तक की लिमिट है अगर कैश ट्रांजैक्शंस 5% तक हैं। अगर 5% से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इस केस में हम टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस ही बोल रहे हैं, सो ऐसे केसेस में आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। सो आप इस चार्ट को अब कंप्लीट अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, सो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चंस हमें कंप्लीटली सिंप्लीफाइड वे में ये बता देंगे कि कब टैक्स ऑडिट लगेगी और कब नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 1, ABC Limited, Limited means company, ABC Limited is having turnover of rupees 45 lakh from business। तो ABC Limited की बिजनेस की टर्नओवर है 45 लाख रुपीस की और उसने 5 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है। क्या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। देखिए कंपनीज के केस में तो स्टैट ऑडिट वैसे भी हमें करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट में। सो गवर्नमेंट ने बोला है कि कंपनीज के केस में इवन इफ यू आर इन लॉस, इवन इफ यू आर डूइंग बिजनेस, आप पे सेक्शन 44 एडी वाले लोअर प्रॉफिट्स की कंडीशन तो लगती नहीं है। सो आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। नो, सिंस ABC Limited इज अ कंपनी, टैक्स ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल इवन इफ इट इज इन लॉसेस। सो टैक्स ऑडिट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता लॉस के केस में, वो सब इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म्स की बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैसर्स विशाल एंड एसोसिएट्स, a partnership firm is having turnover of 48 lakh rupees. It has reported a loss of rupees 8 lakh during 21-22 from ready-made garment business। विशाल एंड एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, उसकी 48 लाख रुपीस की टर्नओवर है और उसने 8 लाख रुपए का लॉस क्लेम किया है। इट हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इन लास्ट 5 ईयर्स। उसने कभी भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया है। इट मींस उसने हमेशा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हैं और हमेशा ही अपनी बैलेंस शीट
इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाई है, उसने कभी भी 4480 का बेनिफिट नहीं लिया। सो हम लॉक इन ईयर की जो बात कर रहे हैं उस केस में सबसे ईयर 1 अगर आपको याद हो तो वो क्या था कि मैंने किसी साल में 4480 को ऑप्ट भी किया हो। इट मींस मुझ पे लॉक इन ईयर की कंडीशन तभी लगेगी अगर मैंने किसी साल के अंदर, किसी भी पिछले 5 साल के अंदर 4480 का बेनिफिट कभी ना कभी लिया है। क्योंकि विशाल एंड एसोसिएट्स ने 4480 का बेनिफिट कभी भी नहीं लिया है, उसने तो हमेशा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, हमेशा अपनी बैलेंस शीट इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई है। सो ऐसे केसेस के अंदर इवन आपकी पार्टनरशिप फर्म लॉस में ही क्यों नहीं है, आपका टैक्स ऑडिट नहीं होगा। नो, द टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल सिंस इन केस ऑफ एलिजिबल 4480 assessees, tax audit is applicable only if the assessee is in lock-in period of 5 years, जो हमने 5 years के lock-in period की बात की है। In this case, Messrs Vishal and Associates has not opted for 4480 scheme in last 5 years and no tax audit will be applicable even if there is a loss. Question number 3. Would your answer be different if Messrs Vishal and Associate is a chartered accountant firm or advocate firm? अभी हमने बात की थी कि विशाल एंड एसोसिएट्स रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, अब हम बोल रहे हैं ये पार्टनरशिप फर्म एक प्रोफेशन कर रही है। सो क्या आपका आंसर सेम रहेगा या बदल जाएगा? देखिए, टर्नओवर आपकी 50 लाख रुपए से कम है और आप इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो इस केस में गवर्नमेंट आपको बोलती है आपको मैंडेटरी बेसिस पे 50% का प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। इस मीन्स विशाल एंड एसोसिएट की अगर टर्नओवर 48 लाख रुपीस की प्रोफेशन की, सो उन्हें अपनी टोटल इनकम 24 लाख रुपए की शो करनी पड़ेगी, उस पर अपना टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो टैक्स ऑडिट से और बुक्स ऑफ अकाउंट की मेंटेनेंस से बच सकते हैं। नहीं तो उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट लेनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कंपनीज के लिए तो गवर्नमेंट ने 15%, 22%, 25% की टैक्सेशन स्कीम लेके आए हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए अभी तक नहीं लेके आए। तो देखिए, आप अगर प्रोफेशन के केस में बात करेंगे, किसी पार्टनरशिप फर्म की आप बात कर लीजिए, अगर वो प्रोफेशन के अंदर लगी हुई है पार्टनरशिप फर्म, सो अब देखिए 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो स्मॉल बिजनेस एंड बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को गवर्नमेंट दे ही रही है। सो उस केस के अंदर आपका इवन इफ योर टैक्स रेट इज 30%, आपको ओनली 15% के हिसाब से टैक्स देना है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी भी पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट नहीं घटाया है। सो इन सच केसेस सेक्शन 4480A will be applicable and where turnover is up to 50 lakh rupees, we need to show at least 50% profit, that is 24 lakh. Otherwise tax audit will be applicable. There is no concept of lock-in period। जो हमने lock-in period की बात की कि एक बार अगर 4480 ले लिया तो हम उसे 5 साल तक नहीं छोड़ सकते, लेकिन 4480A यानी कि प्रोफेशनल्स के लिए ये ईयर बाय ईयर देखा जाएगा। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ 4480A स्कीम। लेकिन हमने साथ साथ ये भी तो बात की थी कि अगर 50% से कम की इनकम मैं शो करता हूं लेकिन मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम इनकम है, सो उस केस के अंदर मुझ पे टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा। लेकिन आप बताइए, पार्टनरशिप फर्म के अंदर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? 0। सो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कोई होती नहीं है, इसलिए उनको मैंडेटरी बेसिस पे अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, राजू इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड ऑफ मोबाइल फोन्स। तो राजू की मोबाइल फोन्स की दुकान है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, राजू वाज हैविंग टर्नओवर ऑफ 42 लाख रुपीस एंड ही हैज ऑप्टेड फॉर 4480 स्कीम एंड शोन 6%, 8% ऑफ टर्नओवर एज इनकम। उसकी 2021 के अंदर 42 लाख रुपए की टर्नओवर थी और उसने 6% अपनी बैंकिंग जर्नल की सेल पे और 8% अपनी कैश सेल पे प्रॉफिट मान के अपनी इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी। नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 राजू की टर्नओवर 95 लाख रुपीस की हो गई है और उसका लॉस है 2 लाख रुपीस का। अब राजू बोलता है कि उसे 6% और 8% की स्कीम को नहीं लेना है। व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू राजू, आप बताइए। सो 2021 के अंदर उसने 4480 की स्कीम ली थी। इट मींस Y1 में उसने 4480 की स्कीम ली थी। अब Y2 से Y6 तक उसे मैंडेटरी बेसिस पे 4480 लेना पड़ेगा। सो Y2 कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर 21-22। सो अगर 21-22 में वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम से बाहर निकल जाता है, सो ऐसे केस में 21-22 से लेके 25-26 तक उसे अपनी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पे करवानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। सो सिंस राजू हैज ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम इन FY 21-22, FY 2021, ही नीड्स टू ऑप्ट द सेम फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब
जितने अगले 5 फाइनेंशियल ईयर हैं 21-22 से लेके 25-26 तक, उसे अपनी ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी या फिर उसे अपनी इनकम को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के हेड में 44 AD में ही दिखाना पड़ेगा। अगर राजू will show profits less than 6%, 8% in financial year 21-22, so Raju needs to maintain books of accounts and have tax audit mandatory for financial year 21-22 to 26-27। मीन्स अगर राजू ने Y2 में अपनी कंडीशन को तोड़ दिया, सो Y2 और अगले 5 साल तक उसे अपना टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा, उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी पड़ेंगी। सो आप राजू को एडवाइस कर सकते हैं, अगर उसको लगता है कि उसका ये लॉस टेम्परेरी है, सो उस केस के अंदर 6% और 8% वो दिखा दे ताकि उसे कंप्लायंस बर्डन में ना फंसना पड़े। नहीं तो वो अपनी टैक्स ऑडिट करा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है, लेकिन अगर वो एक बार टैक्स ऑडिट करा लेगा सो अगले 5 साल तक उसे अपनी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन क्वेश्चन नंबर 4 इफ राजू हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम प्रीवियसली एंड करंटली इन लॉस? अगर उसने कभी भी अपनी 44 AD की स्कीम नहीं ली है, सो ऐसे केस में तो वो सेक्शन 44 AD में कभी आया ही नहीं है। ऐसे केस में अगर वो अपना लॉस शो भी करता है, सो उस केस में उसे मैंडेटरी बेसिस पे टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। सो इन केस राजू हैज नेवर ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम पर्टिकुलरली इन लास्ट 5 years, देन राजू मे शो लॉसेज विदाउट एनी टैक्स ऑडिट, बट सिंस हिज टर्नओवर इज मोर देन ₹25 लाख, 95 लाख की टर्नओवर है, और आप सब जानते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के लिए इंडिविजुअल HUF की टर्नओवर होती है 25 लाख की और इनकम होती है 2.5 लाख की। सो राजू इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे, ITR में अपनी बैलेंस शीट फिल कर दे, 44 AD के हेड में कोई भी इनकम ना दिखाए वो, और चलता जाए बिना 44 AD के लॉसेस में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर 44 AD ले ली सो 5 साल तक लेनी पड़ेगी। अगर किसी भी साल में आपने 44 AD को छोड़ा सो वो साल प्लस में अगले 5 साल तक आप 44 AD को नहीं ले पाएंगे दोबारा, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, Gyan Associate is a partnership firm which is in the business of trading in shoes. It is having turnover of 5 crore rupees for financial year 21-22. Out of above turnover, 4 crore 80 lakh rupees of turnover were through banking channels। तो 5 करोड़ में से 4 करोड़ 80 लाख रुपए की ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसी सेल हुई है जो कि बैंकिंग चैनल से हुई है, और सिर्फ 20 लाख रुपए की ही ऐसी सेल है जो कैश के अंदर हुई है। All the expenses have been paid through banking channels। कंप्लीट एक्सपेंसेस बैंकिंग चैनल से ही दिए हैं। Partners have brought in capital in cash for 3 crore rupees and fixed assets of the firm has been sold in cash for 4 lakh rupees। कमेंट ऑन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। अब आप काफ़ी प्रोफेशनल्स को और काफ़ी लोगों को ऐसा कहता सुनेंगे कि अगर आपकी सेल का 5% सेल कैश के अंदर है या 5% से कम सेल कैश के अंदर है, सो आपको 10 करोड़ की टैक्स ऑडिट की लिमिट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम 5% ऑफ कैश ट्रांजैक्शन देखेंगे तो क्या हम सिर्फ सेल्स और ग्रॉस रिसीट देख के काम चला लेंगे? द आंसर इज नो। हमें देखना है क्या हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस का कैश ट्रांजैक्शन 5% तक ही हैं। वो टोटल ट्रांजैक्शंस कोई भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। सो अगर हमारे केस में हम बात करें तो हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हैं? 5 करोड़ रुपीस की सेल एंड 7 लाख रुपीस की फिक्स एसेट की सेल एंड साथ 3 लाख रुपए का पार्टनर कैश। मीन्स हमारी 5 करोड़ रुपीस की तो टर्नओवर है, 3 लाख रुपीस का पार्टनर्स ने कैश ब्रॉट इन किया है और 4 लाख रुपए की फिक्स एसेट कैश में सेल हुई हैं। मींस कि हमारी टोटल रिसीट्स जो हैं, टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं रिसीट की, वो 5.70 करोड़ हैं। और हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस कितनी हैं? 20 लाख रुपीस का कैश एंड 7 लाख रुपीस की अदर ट्रांजैक्शंस। मींस कि 27 लाख रुपीस की हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में हैं। अब बताइए मैं 20 लाख डिवाइड बाय 5 करोड़ करूं या 27 लाख डिवाइड बाय 5 करोड़ 7 लाख करूं? सो अगर आप सेक्शन 44A भी जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वहां टोटल ट्रांजैक्शंस की बात है। इवन इफ अगर वो कोई कैपिटल एसेट सेल हुई है, इवन आपने अगर कैश का विड्रॉल कराया है, कैश का डिपॉजिट कराया है,
ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को भी आप इंक्लूड करोगे कैश की ट्रांजैक्शंस में। सो जो कैश की ट्रांजैक्शंस आपको देखनी है वो टोटल ट्रांजैक्शंस की देखनी है। सो इन दिस केस total receipts transactions are 5 crore 7 lakh rupees, out of which 27 lakh is in cash, that is 5.33%. It means tax audit is applicable. अगर आप अकेली सेल देखोगे तो वो 4% है सिर्फ कैश में, आप कहेंगे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। सो आपको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कंप्लीट कैश बुक को, कंप्लीट बैंक बुक को, तभी आपको ये चीज पता लगेगी कि इसे 10 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दोस्तों इस वीडियो से आपको ये पता लगा होगी कि आपके केस में टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगी और कब एप्लीकेबल नहीं होगी। आने वाले टाइम में आप काफी हमारी टैक्स ऑडिट की वीडियोस देखेंगे जिसके अंदर हम क्लोज बाय क्लोज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे ताकि आपको टैक्स ऑडिट करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। सो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।